मध्य प्रदेश के रतलाम में यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई। दावा किया जा रहा है कि सड़क से बहते पानी की वजह से ड्राइवर का बस से संतुलन बिगड़ गया और बस सड़क के नीचे गहरे पानी में गिर गई। बस के गिरते ही नदी का पानी उसके अंदर भरने लगा, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग यात्रियों की मदद के लिए वहां पहुंचे और खिड़की से लोगों को बाहर निकालने लगे। बस में फंसे यात्रियों की मदद के लिए पहुंचे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक एक करके सभी यात्रियों को बस की खिड़की से बाहर निकाल लिया। पांच तोड़ दिया हमने, बाहर निकले जल्दी से एकदम। जिसके बाद बस से निकाले गए यात्री काफी देर तक पानी के बीच खड़े रहे और थोड़ी देर बाद मदद के लिए पहुंचे लोगों ने धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, जबकि कुछ लोग पानी में डूबी बस की छत से सामान उतारते भी दिखाई दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद पर तनातनी बढ़ गई। खबर है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हैं। यही नहीं, सिंधिया के समर्थक तो इस मामले में आर पार के मूड में दिखाई दिए और भोपाल में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर सिंधिया के समर्थन में नारेबाजी की। नारे लग रहे हैं भोपाल में पीसीसी दफ्तर के सामने और यहाँ पर ये तमाम समर्थक हैं, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर चली थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जल्दी से जल्दी उनके मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला हो। यही नहीं, सिंधिया के समर्थकों ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर आला कमान को इस्तीफे की चेतावनी भी दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए, बिल्कुल सौंपी जाए, अन्यथा हम सैकड़ों कार्यकर्ता इसी पीसीसी के सामने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी को देंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के दतिया जिले के कांग्रेस नेता अशोक डांगी ने भी सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग करते हुए आला कमान को आंखें दिखाई। मैं राहुल जी से, सोनिया जी से पुनः मांग करता हूं कि उनको कांग्रेस की कमान मध्य प्रदेश की दी जाए। नहीं दी गई तो हम लोग दतिया जिले से 500 कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे। प्रदेश अध्यक्ष पर मची खींचतान के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये संदेश देने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। मैं तो 6 महीने से लगा हूँ कि नया अध्यक्ष बनाया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बातचीत चल रही है कि वो नाराज है। मैं नहीं सोचता वो किसी तरह नाराज है। मध्य प्रदेश में मचे घमासान के बीच दिल्ली में कांग्रेस पार्टी में अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष के नाम पर दिन भर माथापच्ची के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हरियाणा, दिल्ली और यूपी में संगठन में बदलाव पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिन भर चर्चा की, लेकिन फिर भी कांग्रेस हाईकमान किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। कांग्रेस में जो फैसले आला कमान कभी चुटकियां बजाकर ले लेता था, वो फैसले लेने में अब मिनट और घंटे नहीं महीने लग रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या कांग्रेस संगठन पर गांधी परिवार के कमजोर होती पकड़ का ये नतीजा है या फिर कमजोर नेतृत्व के आगे क्षेत्रीय नेताओं के उभार का प्रतीक? हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी भी दिल्ली पहुंची और उन्हें वहां के मौजूदा हालात से रूबरू करवाया। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी हैं हमारी, और उनसे कितने जो हालात हैं, जो बात हैं, आप जानते हैं सामने हमारे इलेक्शन हैं, तो उसकी चर्चा करना जो है वो लाजमी है। वो चर्चा के लिए मैं गई थी। केवल हरियाणा ही नहीं, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल करने के लिए भी प्रियंका गांधी ने पार्टी के कई नेताओं से चर्चा की। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हुई, कैसे संगठन मजबूत किया जाए और आगे की क्या रणनीति हो, इसके बारे में चर्चा की। शीला दीक्षित के निधन के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी खाली है और 10 जनपद में इस मुद्दे पर भी बात हुई। माना जा रहा है कि कांग्रेस युवा नेताओं को तरजीह देना चाहती है, लेकिन पार्टी के नेता अभी इस पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे। जब तक कांग्रेस के पर्चे पे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो लिखा होता है वहाँ छपी खबर नहीं आए, तब तक ये सिर्फ एक अच्छा चाय पे चर्चा करने का मुद्दा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मध्य प्रदेश के देवास में स्कूल के कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर एक नदी को प्लास्टिक के ड्रमों की मदद से पार करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में स्कूल नहीं होने की वजह से ये बच्चे कई किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने जाते हैं और रास्ते में पड़ने वाली नदी को पार करने के लिए प्लास्टिक के ड्रमों से बनी नाव की मदद लेते हैं। इलाके के लोगों ने नदी के दोनों किनारों पर एक रस्सी भी बांधी है, जिसकी मदद से नाव को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाया जाता है। इस पर 150 बच्चे रोज नदी के उस पार, इंदौर जिला है, प्राथमिक स्कूल दोनों हैं वहाँ, इसलिए वहाँ पे पढ़ने जाते हैं। लोगों ने दावा किया कि बरसात के समय पर इन लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है और नदी में पानी बढ़ने की वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। लगातार बारिश होती रहती है तो बच्चे क्या है विद्यालय में पढ़ने भी नहीं आ पाते हैं और जिसके कारण हमारा
सिलेबस जो है, कोर्स है, वो भी पूरा नहीं हो पाता। बच्चों की परेशानी के बारे में जानकारी मिलते ही प्रदेश सरकार में मंत्री जीतू पटवारी ने जल्द ही नदी पार करने के लिए पुल बनाने का भरोसा दिया। बिहार के बाढ़ में 2 लोगों का AK-47 राइफल लहराने का एक वीडियो सामने आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। ये वीडियो जेल में बंद मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के विरोधी विवेका पहलवान के घर का बताया जा रहा है, जिसमें 2 लड़के अपने हाथों में AK-47 लहराते दिखाई दिए। वीडियो में नजर आ रहे दोनों लड़के वहां मौजूद अपने साथियों से बातचीत करते भी सुनाई दिए। फेसबुक पर डाल रही है, व्हाट्सएप पर डाल रही है, यहाँ अवसर रहता तो ब्लैकमेल करे ला रखले रहो। वीडियो में एक लड़का बेड पर बैठकर AK-47 लहराता दिखा, जबकि दूसरा उससे फायर करने का दिखावा करता नजर आया। अभी तो विधायक अनंत सिंह के समर्थकों ने वीडियो में विवेका पहलवान के भतीजे के होने का दावा करते हुए मामले की जांच की मांग की। NIA जांच करे कि कहां से 47 आया है। ये SP पार लिपि सिंह विधायक जी तो पहले ही इल्जाम लगाते रहे कि ये SP मिली हुई है। हालांकि वीडियो में दिख रहे एक लड़के ने खुद को बेकसूर बताया। वीडियो पूरा दिखाया कहाँ? वीडियो में तो हम लोग प्लास्टिक ला लेके हंसी मजाक कर रहे हैं। विवेका पहलवान तो हम लोग को पहचानते भी नहीं है। वहीं AK-47 लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई और विरोधी दल के नेताओं ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। आरजेडी ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और AK-47 वाले वायरल वीडियो के बहाने राज्य सरकार पर निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगा दिया। विवेका पहलवान के भतीजे जो है 2 AK-47 लगा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनका संरक्षण नीतीश कुमार जी का प्राप्त है। कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। क्राइम है, AK-47 जो भी रखता है वो क्राइम है, चाहे सत्ता पक्ष से जुड़ा हो या विपक्ष से जुड़ा हो। हाल ही में अनंत सिंह के एक मकान में AK-47 मिलने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद उनकी पत्नी ने विवेका पहलवान पर ही उनके मकान में AK-47 रखवाने का आरोप लगाया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली लगने के बाद हड़कंप मच गया और लोग सड़कों पर उतर आए। बताया गया कि सड़क के विवाद के बाद एक परिवार के लोगों ने दूसरे पक्ष की दुकान पर हमला बोलकर वहां बैठे एक आदमी और उनके 2 बेटों को गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में गोली चलने की खबर से मचे हड़कंप के बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली मारने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनको अलग अलग गाड़ियों में बैठाकर थाने ले गई। जबकि गोली लगने से घायल हुए एक ही परिवार के 3 लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शुरुआती इलाज के बाद उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि मामूली कहासुनी में दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला किया। अच्छा, किस किस के गोली लगी है? भाई के, मेरे पापा के। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों में पिछले 4 सालों से विवाद चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों के लड़कों में शुरू हुई मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। उनके 2 लड़के हैं, तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनमें से भी एक आदमी छूटे है। जबकि पुलिस ने शहर के इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर किसी भी तरह के तनाव के हालात को खारिज कर दिया। इंग्लैंड के पीटरबरो में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी व्हर्लपूल की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की शुरुआत फैक्ट्री में खड़े दर्जनों ट्रकों से हुई और देखते ही देखते करीब 40 बड़े ट्रकों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से ट्रकों में लदे कई फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरा सामान जलकर राख हो गया। हवा की वजह से लपटें एक के बाद एक दूसरे ट्रकों तक फैलती चली गई। आग इतनी भीषण थी कि उससे निकलने वाला धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आने लगा। धुएं ने आसपास की कई इमारतों को भी ढक लिया। धुएं की वजह से लोगों को मकानों की खिड़कियां बंद रखने और बाहर न निकलने की चेतावनी दी गई। आग की जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियों को वहां भेजा गया। आग की वजह से फैक्ट्री के आसपास की सड़कों को भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की बहन और जौहर ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष निखत से पुलिस ने पूछताछ की। आजम खान की बहन से जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों से ली गई जमीन के मामले में पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान निखत अफलाक ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो कोषाध्यक्ष है या नहीं। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि निखत ने अपना दस्तखत पहचानने से भी इनकार कर दिया। वहीं पूछताछ के दौरान आजम खान की बहन ने पुलिस से कहा कि वो उन्हें गोली मार दे। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। साथ ही निखत का यह भी आरोप है कि उनसे सादे कागज पर दस्तखत करवाए गए। ये जो किसानों के द्वारा मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं,
उसमें यूनिवर्सिटी से जब पूछा गया था, इसमें जो कोषाध्यक्ष हैं उनसे तो पूछा गया इनके बैंक डिटेल्स के संबंध में, तो उनके द्वारा इसमें कुछ भी जानकारी नहीं दे पाए हैं वो, और उनके द्वारा नैतिकता जाहिर करेगी कि उनको ये भी जानकारी नहीं है कि वो इस ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के पद पे हैं। और साथ ही साथ जो उनके सिग्नेचर हैं उससे भी फ़िलहाल उन्होंने उनके सिग्नेचर होने से मना किया है। फिलहाल इस चीज़ की अभी जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो भी लीगल एक्शन होगा किया जाएगा। मैंने कहा भाई मैं पर्दादार हूँ, मुझे बुर्का ओढ़ने देने लगे। महिला पुलिस से पकड़ो इनके हाथ। मैंने कहा डोंट टच मी। जब ये कहा तो मैंने कहा मैं खुद चलूँगी। मैंने जब ये देख लिया कि मेरी लातों ये मेरे लात मारने वाला है, तो मैंने बेहतर समझा कि इस जिल्लत से अच्छा है फिर भी धक्के तो चली गया, खुद चली जाऊँगी। उसने हाथ धक्का ही देना हुआ कि वो करीब आया और उसने महिलाओं से कहा कि ज़बरदस्ती करो। मेरे पास कोई ऑर्डर होता, कोई वारंट होता उनका, तो मैं तैयार होती मेंटली कि क्या पूछना है किस बात का। तो मैंने कहा नहीं मैं उतरूँगी नहीं, आप शूट कर दीजिए। मैं मेंटली प्रिपेयर क्यों शूट करके हमारा काम से। मैंने कहा ये जुल्म करने का हक़ है आपको। मेरी एक ही आवाज़ है, एक ही फैसला है, आप शूट कीजिए मुझे। मोदी आ जाए, योगी आ जाए, मैं नहीं हटूँगी। मैं सारा दिन बैठी रही हूँ आज वहीं पर। मेरे से फिर एसपी ने जो मेरे साथ सलूक किया वो इतना मिसबिहेव था। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में बच्चा चोरी के आरोप में एक लड़के की लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप लगाया गया कि लड़का एक बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जाने की फिराक में था, लेकिन लोगों ने उसे देख लिया और उस पर टूट पड़े। लोग उस पर मुक्के और डंडे बरसाने लगे और वो लोगों से बचने की कोशिश करने लगे। लोगों की पिटाई से बचने के लिए वो लड़का पानी के एक गड्ढे में कूद गया, जिसके बाद लोग और भड़क गए। पानी के उस गड्ढे में चारों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई, जिसे देखकर वो लड़का और घबरा गया। इसके बाद वो जैसे ही गड्ढे से बाहर आया, एक आदमी ने उसे दोबारा गड्ढे में धकेल दिया। वहां मौजूद कुछ लोग इसका वीडियो बनाते भी नजर आए। इससे पहले बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने उसे पकड़कर घेर लिया, जहां एक आदमी लोगों से उसे छुड़ाता हुआ दिखाई दिया, और जैसे ही लोगों ने उसे पीटना शुरू किया, वो लड़का उस आदमी से लिपट गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और भीड़ के चंगुल से उसे छुड़ाकर अपने साथ ले गई। इस बीच उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहों के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद यूपी पुलिस हरकत में आई और इन अफवाहों से निपटने के लिए सोशल मीडिया के जरिए एक अभियान शुरू किया, जिसके तहत पूरे राज्य में करीब 1.5 लाख सोशल मीडिया वॉलंटियर को तैनात किया गया, जो इन अफवाहों को रोकने के लिए सीधे पुलिस के संपर्क में होंगे। साथ ही बच्चा चोरी की अफवाहों पर नकेल कसने के लिए सी ऐप नाम के एक ऐप की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने अफवाह फैलाने के आरोप में अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर की लापता लड़की को पुलिस ने राजस्थान से ढूंढ निकाला। लड़की के साथ एक लड़का भी पुलिस को वहां से मिला है। कल देर शाम राजस्थान से दिल्ली लाकर लड़की को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में लड़की ने बताया कि वो डर की वजह से भाग गई थी। साथ ही उसने यूपी में अपने घर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि वो यूपी से लड़की के मां और पिता को दिल्ली लाए। कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि लड़की को दिल्ली में रखा जाए और उसे पूरी सुरक्षा दी जाए। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। शाहजहांपुर की पीड़ित छात्रों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लड़की सुरक्षा कारणों से दिल्ली में रहेगी, क्योंकि लड़की ने सीधे तौर पे बोला था कि वो उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहती है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिए हैं कि लड़की दिल्ली में ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रहेगी, जो नई दिल्ली जिले में ही है। और सीधे तौर पर अपने ऑर्डर में ये भी बोला है कि जो पीड़ित छात्रा उससे कोई नहीं मिल सकता है, उसके माता पिता को दिल्ली पुलिस से दिल्ली लेकर आए और उनके आने के बाद ही जो वकील हैं वो पीड़ित छात्रा से मिल सकते हैं। वहीं लड़की की मां और पिता ने उसके मिल जाने पर खुशी जाहिर की। न्यूज़ में देखा, उसमें बेटी ने अपनी मतलब विचार व्यक्त किए हैं। उसने कहा है कि हाँ, जब तक मेरे मतलब मैं 4 दिन तक अभी दिल्ली में ही रुकी हूँ और उसने हम लोगों से मिलने की भी इच्छा प्रकट की है। हम लोग भी मिलना चाहते हैं उससे और वहाँ से एससी के आदेश भी हैं कि मतलब हम लोगों को यहाँ पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया जाए। बहुत खुशी है, बता नहीं सकते हैं।
मीडिया के द्वारा अभी पता चली है कि उसने 4 दिन की मांग करी कि हम दिल्ली में रहेंगे और घर वालों को, परिवार वालों को यहाँ बुला दिया जाए। तो आपका क्या लग रहा है? हाँ, तो अब बेटी जब मांग कर रही है तो वहाँ जाएंगे। बेटी से कोई बात नहीं हो पाई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ अटेंडेंस होने के बाद कोई बात नहीं होगी। इसकी तरफ तो व्यवस्था नहीं होगी तो अपनी कोई साधन से हम अपने निकलेंगे। रेलवे ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को सहूलियत देने के लिए नई योजना बनाई है, जिसके तहत भारतीय रेल जल्द ही जम्मू और लद्दाख में भी रेलवे भर्ती बोर्ड खोलेगी। अभी केवल श्रीनगर में ही रेलवे भर्ती बोर्ड है। साथ ही जम्मू कश्मीर में अभी रेलवे के 40 रिजर्वेशन सेंटर हैं और जल्द ही 10 नए सेंटर भी वहां खोले जाएंगे ताकि लोगों को टिकट लेने में परेशानी न हो। इसके अलावा जम्मू से बारामूला के बीच सीधी रेल लाइन चलाने के लिए भी तेजी से रेलवे ट्रैक बनाने का काम शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 8 नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे भी पूरा हो चुका। भारत के लगातार बढ़ते दबाव के आगे आखिरकार लड़की जगजीत कौर के धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले में पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। पाकिस्तान सरकार ने जगजीत कौर को उनके परिवार को सौंप दिया है। इससे पहले पाकिस्तान की पुलिस ने लड़के के पिता और भाई समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि जबरन शादी करने वाले लड़के को हिरासत में ले लिया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में सख्त रुख दिखाते हुए पाकिस्तान को कड़ी कार्रवाई करने को कहा था। पाकिस्तान के ननकाना साहब में जिस सिख लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, उससे आतंकी हाफिज सईद के गुर्गे ने शादी की। जगजीत कौर नाम की लड़की से जबरन शादी करने वाला मोहम्मद हसन हाफिज के संगठन जमातुद दावा से जुड़ा और इसीलिए उसके बगल में बैठी डरी सहमी लड़की वहां खड़े मौलवी की हाँ में हाँ मिलाती रही। बेटा क्या नाम है आपका? जगजीत कौर। आप नाम क्या रखा है इस्लामी नाम? आयशा। हाफिज के गुर्गे ने लड़की को उसके घर से अगवा किया और फिर जबरन इस्लाम कबूल करवाकर उससे शादी कर ली। कुछ गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको जबरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। इस घटना के बाद से ही लड़की के घर वाले डरे हुए हैं, क्योंकि हाफिज के गुर्गे और इस घटना से जुड़े बाकी लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। दहशत में जी रहे इन लोगों ने इंसाफ के लिए पाकिस्तान सरकार से भी गुहार लगाई। मेरी पीएम इमरान खान और चीफ जस्टिस से अपील है, गुजारिश है कि वो हमें इंसाफ करें। पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार की खबरें आती रहती, लेकिन पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के कान पर जूं तक नहीं रही। पाकिस्तान के ननकाना साहब में हुई इस शर्मनाक घटना का भारत में जोरदार विरोध हुआ और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को आड़े हाथ लिया। किस हद तक इमरान खान साहब गिर सकते हैं? मैं कहती हूँ कि ऐसी हरकतों से उनको बाज आना चाहिए। बीजेपी ने भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के लिए वहां की सरकार पर तीखा हमला बोला। जिस तरह एक सिख लड़की के साथ अन्याय हुआ है, इमरान खान न्याय करके दिखाएं। देश भर में नकद लेन देन कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब साल में 1 करोड़ से ज्यादा के नकद लेन देन पर 2% टैक्स देना होगा। सरकार का यह फैसला 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। ये नियम सरकार, बैंकिंग कंपनी और एटीएम चलाने वाली कंपनियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अपने काम के लिए इन कंपनियों को भारी मात्रा में नकद पैसे का इस्तेमाल करना होता है। आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 18 में करीब 2 लाख लोगों ने 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का नकद लेन देन किया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री सज्जन वर्मा के सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताने वाले बयान पर बवाल मच गया। सज्जन वर्मा ने गुजरात के समुद्री रास्ते से आतंकवादियों के घुसने से जुड़े सवाल के जवाब में यह बयान दिया और सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा करार दिया। चुनाव था तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी, अब कई बड़े राज्यों के चुनाव हैं तो घुसपैठ भी होगी, कई फिर एक आध सर्जिकल स्ट्राइक भी होगी, ताकि इन 4-5 राज्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। जिसके बाद नाराज बीजेपी ने कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतने की चेतावनी दे डाली। कांग्रेस इसी तरह की राजनीति का खमियाजा भुगत चुकी है। जब सर्जिकल स्ट्राइक पर बालाकोट पर सवाल उठाया था, अब आतंकी अलर्ट है, इसमें सियासत हो रही है। हालांकि बवाल मचने के बाद भी सज्जन वर्मा अपने बयान पर कायम रहे। मैंने कहा कि कुछ राज्यों के चुनाव है, एक सर्जिकल स्ट्राइक और हो जाएगी।
पीएम मोदी की फिट इंडिया मुहिम की फिल्म जगत के कलाकार भी तारीफ कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी इस मुहिम की सलाहकार समिति का हिस्सा हैं, तो वहीं विकी कौशल और करण जौहर समेत फिल्म जगत के कई कलाकार इस मुहिम की तारीफ कर पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल ने न्यूज 18 से बात की और अपनी फिटनेस के राज खोले। तो बचपन से फिट इंडिया हूँ। हमारा परिवार शुरू से फिट इंडिया ही रहा है, तो जितनी फिटनेस है, जो चीज़ हम करते हैं, आई थिंक फ्रॉम द वर्ड गो पापा से शुरू हुआ रहा है। आई मीन माय ग्रैंडफादर, वी ऑल बीन बेसिकली पीपल हु सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मैं अक्सर सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता हूँ। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान देश भर में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में 74% की बढ़ोतरी हुई। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि साल 2018-19 के दौरान देश भर में बैंक फ्रॉड के 6,800 मामले सामने आए, जिनमें करीब 71,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई, जबकि इससे एक साल पहले बैंक फ्रॉड के करीब 6,000 मामले सामने आए थे, जिनमें करीब 41,000 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। धोखाधड़ी के करीब 4,000 मामले तो अकेले सरकारी बैंकों में सामने आए। सरकारी बैंकों से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ, जो कुल फ्रॉड का करीब 90%। रिपोर्ट के मुताबिक फर्जीवाड़े का पता लगाने में बैंकों को औसतन 22 महीने से ज्यादा का वक्त लगा, जबकि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड की पहचान करने में तो बैंकों ने करीब 5 साल का वक्त लगा दिया। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद में दिलचस्पी से इनकार किया। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मचे बवाल के बीच दिग्विजय सिंह ने इस पर अपनी दिलचस्पी होने से इनकार कर दिया और दावा किया कि सिंधिया से उनके कोई मतभेद नहीं है। बात हुई थी दोपहर में, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ओजस्वी मंडावी को अपना उम्मीदवार बनाया। पटना में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ढपली बजाकर अपना नया अंदाज दिखाया। बिहार के रोहतास में बीमार गाय की मौत के बाद लोगों ने एक महिला पर डायन होने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी। यूपी के आगरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक चलती कार में आग लग गई, जबकि कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 800 पेटी शराब बरामद कर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि ड्राइवर फरार हो गया। ड्राइवर भाग गया है। अन्य चीजें इसमें बारे में पता करके कार्रवाई कराई जाएगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट दिलाने के नाम पर 700 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले जालसाज को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सोनभद्र में एक तेज रफ्तार टैक्सी ने सड़क किनारे बैठी महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 11 महीने की एक बच्ची के पैर पर प्लास्टर लगाने के लिए डॉक्टरों को पहले उसकी गुड़िया के पैर पर प्लास्टर लगाना पड़ा। बिस्तर से गिरने की वजह से इस बच्ची का एक पैर टूट गया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल लाया गया, लेकिन दर्द की वजह से बच्ची लगातार रो रही थी और पैर पर प्लास्टर नहीं लगाने दे रही थी। बाद में बच्ची के बगल में उसकी गुड़िया को लिटाया गया। डॉक्टरों ने पहले गुड़िया के पैर पर प्लास्टर लगाया, जिसे देखकर बच्ची शांत हुई और फिर उसके पैर पर प्लास्टर लगाया जा सका। कुछ समय पहले ये जो बच्ची है ये गिर गई थी, जिसके बाद इनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद इसे इस अस्पताल में लाया गया और जिसके बाद डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन किया और एक पैर में है प्लास्टर लगाया। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने बच्ची की मां से बातचीत की, जिन्हें बच्ची को शांत करने के लिए गुड़िया लाने का ये नायाब तरीका सूझा था। मैंने भी उसको साइड में लिटाया, इसको ऐसे लगा परी के भी चोट है, मेरे भी, तब से ये आराम से, वरना हमारे संभालने में भी नहीं आ रही थी। ये भी बताया गया कि गुड़िया आने के बाद से बच्ची ने खाना भी शुरू कर दिया है। यूपी के एटा में कुछ लोगों ने छेड़खानी के आरोप में एक लड़के की जमकर पिटाई की। लोगों ने उस लड़के पर स्कूल जाने वाली छात्राओं से पिछले कई दिनों से छेड़खानी करने का आरोप लगाया और उसे पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के दौरान आरोपी लगातार लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उसकी पिटाई करते रहे। एक लड़का आरोपी को पकड़े हुए था,
जबकि दूसरा लड़का डंडे से उसकी पिटाई करता दिखाई दिया। कुछ देर बाद वहां मौजूद 2 छात्राओं ने चप्पलों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस बीच वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई। तभी आरोपी को पकड़े हुए लड़के ने दूसरे के हाथ से डंडा लिया और उस पर टूट पड़ा। हालांकि पिटाई के दौरान आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया। हम तो अनजान आदमी, हम पहली बार आए, हमें कुछ पता ही नहीं। कुछ देर बाद वहां पहुंची पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। रेलवे जल्द ही लद्दाख तक रेल लाइन बिछाने की तैयारी में है, जो सेना की जरूरतों के लिहाज से भी काफी अहम साबित हो। इस रेलवे लाइन की शुरुआत हिमाचल के बिलासपुर से की जाएगी और बिलासपुर से मनाली होते हुए ये रेल लाइन लेह तक पहुंचेगी। इस रूट को न्यू बिलासपुर मनाली लेह नाम दिया गया है। बताया गया कि इस रेल लाइन के बनने से दिल्ली से लेह पहुंचने में लगने वाला वक्त 40 घंटे से घटकर ठीक आधा यानी 20 घंटे रह जाएगा। लद्दाख के इलाके को भारतीय रेल के नेटवर्क से जोड़ने के लिए भारतीय रेल की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। दुर्गम इलाके में रेल लाइन बिछाना रेलवे के लिए भी बड़ी चुनौती साबित होगा। करीब 244 किलोमीटर भाग टनल्स और बड़े पुलों से होकर गुजरेगा। बताया गया कि बिलासपुर से लेह तक की रेल लाइन पूरी होने के बाद इस पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी और इससे न केवल सैलानियों को वहां पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि चीन बॉर्डर तक भी भारत की पहुंच आसान हो जाएगी। बिलासपुर से लेह तक की रेल लाइन का ज्यादातर हिस्सा उन इलाकों में पड़ेगा जो 6 से 8 महीने बर्फ से ढके रहते हैं। इसलिए रेल लाइन बिछाने का काम साल में केवल 4 महीने ही हो पाएगा। करीब 83,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस रेल लाइन की लंबाई 475 किलोमीटर होगी और इसका करीब 244 किलोमीटर का हिस्सा सुरंगों और बड़े पुलों से होकर गुजरेगा। इस रूट पर सबसे लंबी सुरंग करीब 27 किलोमीटर की होगी। खास बात यह है कि देश में पहली बार इस रूट पर सुरंग के अंदर ही रेलवे स्टेशन भी बनाया जाएगा। लेह तक बनने वाली ये दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन होगी। उत्तराखंड के रुड़की में रोडवेज के कर्मचारी रोडवेज इमारत की खस्ता हालत की वजह से हेलमेट पहनकर काम करने के लिए मजबूर हैं। बताया गया कि बारिश के मौसम में इमारत की छत से प्लास्टर उखड़ने लगता है, जो कई बार लोगों के सिर पर भी गिर जाता है, जिससे बचने के लिए वहां के कर्मचारियों ने ऑफिस में हेलमेट पहनकर काम करना शुरू कर दिया। बताया गया कि इमारत काफी पुरानी है और सालों से मरम्मत नहीं होने की वजह से उसकी हालत खस्ता हो गई और छतों का प्लास्टर उखड़ने लगा। आरोप है कि इमारत की मरम्मत के लिए उच्च अधिकारियों से कई बार गुहार लगाए जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी मेरे ख्याल से बिल्डिंग तो 64-65 की बनी हुई ना हो, एवं साहब को हमने कल भी लेटर लिखा है कि इनकी मरम्मत कराने कमरों की। जबकि कई बार छत से गिरे प्लास्टर के टुकड़ों से लोगों को चोट भी आई, लेकिन इसके बावजूद इमारत की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। लगी है पहले भी लोगों के यहाँ गिरी 2-3 बार, जिसके बाद मजबूरी में कर्मचारियों को खुद का बचाव करने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ा। बोलिविया के हिस्से वाले अमेज़न के जंगलों में तेजी से आग भड़क रही आग करीब 40,000 जगहों पर फैल गई। इस आग को बुझाने के लिए बोलिविया सरकार ने फ्रांस, अर्जेंटीना और संयुक्त राष्ट्र की मदद स्वीकार करने का ऐलान किया। जबकि आग बुझाने के काम में लापरवाही का आरोप झेल रहे बोलिविया के राष्ट्रपति एवो मोरालेस खुद अमेज़न के जंगलों की आग बुझाते नजर आए। उन्होंने कई घंटों तक दमकल कर्मियों के साथ आग बुझाने के लिए पसीना बहाया। इस साल अब तक बोलिविया के हिस्से वाले अमेज़न के जंगलों की आग ने करीब 18.5 लाख एकड़ के इलाके को जलाकर राख कर दिया है। जंगल के इलाके में बसे गांवों और जीवों को बचाने के लिए 3,500 से ज्यादा जवानों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। आग वाली जगहों को देखने के लिए पहुंचे राष्ट्रपति एवो मोरालेस ने जंगलों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जंगल से कई पशु पक्षियों को बचाने वाले दमकल विभाग की तारीफ की। हालांकि जंगल की आग में अब तक सैकड़ों पशु पक्षी अपनी जान गंवा चुके हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद आतंकी बुरी तरह से बौखला गए हैं। पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंकी अब नई साजिश रच रहे हैं। कश्मीर में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ने पोस्टर लगाकर वहां के लोगों को धमकी दी है। इन पोस्टर में दुकान खोलने, स्कूल जाने और गाड़ी चलाने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी है। कोलकाता के लेक टाउन इलाके में पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के सामने ममता बनर्जी के समर्थन में नारे लगाए गए। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की। घटना तब हुई जब दिलीप घोष सुबह के वक्त टहलने और चाय पर चर्चा के लिए निकले थे। तभी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उनके सामने ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ भी नारेबाजी की।
विरोध करने पर टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उलझ गए। सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। आरोप ये भी है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के झंडे और बैनर भी फाड़ दिए। लोग आके नाराबाजी किए, चेयर टेबल तोड़ दिए, हमारे लोगों को मारे। पुलिस थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, मेरे ऊपर भी आक्रमण हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया। इस घटना से पहले दिलीप घोष कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने दिलीप घोष जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद वहां के हालात बिगड़ गए। हालांकि बाद में वहां पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया। वहीं टीएमसी ने दिलीप घोष पर जोरदार हमला करते हुए उनके लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। टीएमसी में तो ऐसा आदमी नहीं है कि दिलीप घोष जैसा आदमी को छुएगा, क्योंकि इसमें इज्जत चला जाएगा, जान चला जाएगा। और उसका साथ तो सेंट्रल फोर्स है, ये है वो है, वो तो हर टाइम बोलता है ये कर देगा वो कर देगा। अगर इतनी ही ताकत है कुछ करके तो दिखाओ। यूपी के अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बांटी गई दवाखाने से छात्राएं बीमार हो गईं। यूपी के अलीगढ़ के एक स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से छात्र छात्राओं को खिलाई जा रही कीड़े मारने की दवा खाने के बाद कई छात्राएं बीमार हो गईं। मैंने बोला है अधिकारियों को जाकर इसकी जांच कर लें, जांच करने के बाद जैसी स्थिति होगी उसी हिसाब से कार्रवाई। यूपी के मथुरा में उधार के 200 रुपए के लिए कुछ लोगों की पिटाई से लड़के की मौत के बाद पीड़ित पिता ने पुलिस में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और रेत माफिया के बीच हुई मुठभेड़ में एक रेत माफिया की मौत हो गई, जबकि 5 पुलिस वाले घायल हो गए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी महाजनादेश यात्रा के दौरान हिंगोली में नंदी पूजा की और गौवंश का आशीर्वाद दिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के काफिले के लिए परिवहन विभाग 23 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर जज इंद्रजीत महंती राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। हैदराबाद में अपनी ड्यूटी से अलग ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने पानी में फंसे एक विकलांग आदमी को अपनी पीठ पर लादकर बाहर निकालकर उसकी मदद की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खेलो इंडिया योजना के तहत बड़ी संख्या में युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। विशाखापट्टनम में कार बनाने वाली कंपनी हायुंडाई के सर्विस सेंटर में आग लग गई। 3 तलाक कानून के बाद पटना में हाई प्रोफाइल 3 तलाक का मामला सामने आया है। पटना के फुलवाड़ी इलाके की डॉक्टर महिला को उसके फिजियोथेरेपिस्ट शौहर ने व्हाट्सएप और डाक के जरिए 3 तलाक दे दिया। 3 तलाक की पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसे घर में बंद कर उसके साथ मारपीट की जाती थी। इतना ही नहीं, पत्नी ने पति पर उसकी अश्लील तस्वीर वायरल करने का भी आरोप लगाया है। महिला ने एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसे कार्रवाई का भरोसा दिया। हरियाणा के करनाल में भी 3 तलाक कानून बनने के बाद 3 तलाक का पहला मामला सामने आया है। 3 तलाक की पीड़ित महिला का इसी साल फरवरी महीने में उसकी शादी हुई थी। पीड़ित की पुलिस में शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कोर्ट में पेश कर मामले की जांच की जाएगी।